Hello बच्चों, hope you all are doing well. So hi, this is Dr. Jyoti, your friend, mentor, come guide here, and I will be discussing with you regarding your own exam, that is NEET 2020. Guys, you better know that already NTA has given us the date for the same, and that has been finalized that there is no postponement, right? So we are going to discuss about our last few days, or you can say last 2 week strategy for the same, so that we can get on into it very easily, right? So, first and foremost thing, I would like to ask you, how many of you have changed out your daily routine? I can see n number of students, they will be talking like, yes ma'am, we have. We don't know how and why, but we changed out our routine. Actually, it happened during the pandemic time that when we entered out into lockdown and all, things became like different. ऐसा सबके साथ हुआ, right? बट बेटा अब हमारे पास डेट जब अनाउंस हो चुका है तो अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट प्लान करना होगा, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपके सामने आ रही है यहाँ पे वो ये है बेटा कि वी हैव टू प्लान आवर शेड्यूल. हमारे को अपना शेड्यूल एक बार प्लान करना ही होगा. प्लानिंग के अंदर क्या है बेटा कि ऑलरेडी वी आर डन, हम लोगों ने सिलेबस वगैरह कवर करा हुआ है. नाउ थिंग इज दैट कि वी नीड टू एंटर आउट फॉर कि कैसे उसको अब फाइनली हम कवर अप करें, फाइनली एक लास्ट उसको टच देने जाए, राइट? इसमें ज़रूरी होता है बेटा, हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स कि नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेल इन एग्जाम क्योंकि हमारी तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है. नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें इस टाइम में, राइट? क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम है ना, ये जो लास्ट 2 वीक है ना, वो यहाँ पे तुम्हारा पाथ सेटर बनेंगे. कैसे पाथ सेटर बनेंगे जरा देखते हैं. बेटा यहाँ मैंने एक ना प्रोवर्ब टाइप से, आपको तो ये लगा होगा कि मैम ने एक प्रोवर्ब हमारे लिए प्लान किया है, दैट इज योर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. अर्ली टू बेड मेरे कहने का क्या मतलब है गाइज? मुझे पता है मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे खुद ही बताया है कि मैम दीज डेज वी आर कम्प्लीटली स्लीपिंग अराउंड 3 o'clock 4 o'clock और हमारे उठने का टाइम हो जाता है समवेयर, दे वेक अप समवेयर अराउंड 10 or 11, राइट? सो बेटा एक बात सोच के चलना है कि आपके एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 2 PM to 5 PM है. इन दैट सिचुएशन इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, आप अपनी अलर्टनेस को बहुत ही डिक्रीज कर रहे हो. वी नीड टू बी वेरी मच एफिशिएंट, मतलब वहाँ हमें एक एफिशिएंट टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, और एफिशिएंट टाइमली यूटिलाइज करने के लिए हमें चाहिए एक एफिशिएंसी प्लानिंग, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू बेटा, एक दिन में तो नहीं होगा, 2 or 3 days में, लेकिन हम अगर प्लान करें तो हो सकता है. इतने दूर नहीं चले गए हैं. मेरे कहने का ये मतलब है 2 PM पे अपने आप को अलर्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम 6 और 6:30 तक उठने का यहाँ पे प्रयास करें. बहुत ज़रूरी होगा. दिस इज़ द लास्ट टाइम ना कि अब हमें एक फाइनल टच देना है, राइट? फाइनल टच देना है तो इतना छोटा सा काम कर ही सकते हैं, राइट? तो अपने को क्या करना है बेटा कि कहीं ना कहीं अपने आप को धीरे धीरे 1 or 2 days 3 days में आप कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन जो 3 o'clock का हमारा सोने का टाइम है उसको हम 12 to 12:30 तक लेके जाएंगे, सो दैट हम कहीं ना कहीं 6 o'clock 6:30 तक उठने के लायक हो जाए. यू नो ना, साउंड स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो 6 to 7 hours स्लीप भी होना ही चाहिए. लेकिन अगर हमने अपना स्लीप वेक साइकिल, आई विल से यहाँ पे मैं एक टर्म यूज करूंगी बेटा, स्लीप वेक साइकिल. बहुत ज़रूरी है अपना स्लीप वेक साइकिल को मॉनिटर करना, जस्ट फॉर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो. एट दैट पॉइंट जब आप पेपर देने जा रहे हो तो वो अलर्टनेस क्रिएट करके रखेगा, राइट? तो ये आपको पहला काम जो करना है इन योर स्ट्रैटेजी, जो लास्ट 2 week में अपने आप को तैयार करने में, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस वन ओनली. सेकेंड पार्ट, व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट? अगेन ऑन वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स. बेटा आप लोगों ने अब अपने आप को तैयार कर लिया हुआ है, अब आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हुए हो. जितना हमने अपना प्रिपरेशन को लेवल पे लाना था हम ला चुके हैं. अब लास्ट मोमेंट में आपने क्या करना है? लास्ट मोमेंट में आपको अपने बॉडी को अडेप्ट आउट कराना है फॉर द सेम टाइमिंग जो आपके एग्जाम में है, राइट? दैट इज 2 PM to 5 PM डेली बैठ के एक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है. फुल सिलेबस टेस्ट पेपर,
फुल सिलेबस टेस्ट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट मोमेंट में आपका ये काम बहुत जरूरी रहेगा कि 2 PM to 5 PM आप आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके। थिंक दैट यू आर 1 or 2 डेज आपको ऐसा लगेगा जस्ट लाइक घर में ही तो कर रहे हैं, धीरे धीरे ना वो एक हैबिट से बनेगी एंड यू विल कम अक्रॉस इट कि आप जब अपने मेन एग्जाम 13th को देने जाओगे उससे पहले यू विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ टेस्ट, जिससे आपको बैठना और आपका बॉडी उस अकॉर्डिंगली अलर्ट हो चुका होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा बेटा, पक्का बता रही हूँ, तुम जरूर आके मुझे बताओगे, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज टेस्ट पेपर सॉल्विंग. You can get on into new test paper also. Though I generally advise my student, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे तो वहाँ के टेस्ट पेपर्स को जो आपने करा हुआ है उसको वापस से आप कर सकते हो. फुल सिलेबस टेस्ट पेपर होना चाहिए लेकिन, क्योंकि 2 PM to 5 PM फुल सिलेबस टेस्ट पेपर. अब आप सोच रहे होगे मैम टेस्ट तो कर लिया, अब क्या करेंगे? क्या ये वही काम करेंगे? हम अपने बस नेगेटिव को चेक करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे? दिस इज नॉट द टाइम फॉर द सेम. ये वो अब टाइम नहीं है जहां पे हम ये चेक करेंगे कि हमारे कितने नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव का क्या करें. वो टाइम हम इनिशियल से करते आ रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को बांध चुके होंगे कि हम नेगेटिव कम से कम करें, राइट? तो हमें करना क्या है? टेस्ट पेपर करने के बाद टेस्ट पेपर एनालिसिस. टेस्ट पेपर की एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है. अब टेस्ट पेपर की एनालिसिस का मतलब क्या होता है? टेस्ट पेपर की एनालिसिस जब आप करते हो तो आपके पास अब ये फुल सिलेबस टेस्ट था. आर यू गेटिंग मी? फुल सिलेबस टेस्ट था और उसकी एनालिसिस करने के अंदर आपके पास क्या आता है कि आप वहां चेक ऑफ करोगे कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स सही हैं. से फॉर एग्जाम्पल इन फिजिक्स यू आर वेल डन विद, आपने देखो एक टेस्ट दिया और बहुत अच्छे से आपने वहाँ पे कवर किया है. इलेक्ट्रोस्टैट बहुत अच्छा किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा किया है. नॉर्मली होता है स्टूडेंट्स के 12th वाले टॉपिक ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू 11th टॉपिक, लेकिन एग्जाम थोड़ा डिफरेंट गेम प्लान कर देता है उनके लिए. 11th की तरफ वो ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि 11th एक बेसिक क्लास है और एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं ना बेटा वो सारे के सारे आपको टेस्ट आउट कर रहे हैं ऑन योर फंडामेंटल्स ओनली कि कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर भी वी आर डन ना, तो हमें क्या करना है? मान लो इलेक्ट्रोस्टैट आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने कर लिया, राइट? हमें लग रहा है मॉडर्न फिजिक्स भी हमारा अच्छा है बेटा. अब जो ये स्ट्रेंथ वाले पॉइंट थे, लेकिन वही मुझे कोई स्टूडेंट आके बोलेगा मैम आई एम नॉट फेसिंग दैट मच ऑफ लाइक यू कैन से ना ऑप्टिक्स वाले में कुछ ऐसा लग रहा है कि उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. मैं बोलूँगी कि अब पहले वो टाइम है जब आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक की तरफ बढ़ें. स्ट्रॉन्ग टॉपिक की तरफ बढ़ें. ध्यान रखें स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो अब अपनी कमजोरी की तरफ बढ़ोगे, अपनी वीकनेस की तरफ बढ़ोगे तो फाइट करना मुश्किल हो जाएगा. ये ध्यान में लेके चलो कि हर एक स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ उसकी वीकनेस होगी ही होगी. सो बेटर ऑन वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एट द लास्ट मोमेंट. लास्ट मोमेंट पे जितने ज्यादा अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करोगे वो बेटर होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो स्ट्रेंथ पे वर्क करना और उसको एक पॉजिटिव सेंस में ले जाओ, कोई बात नहीं है. आपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल 4 क्वेश्चंस वेयर देयर. जब आपने टेस्ट पेपर किया तो आपको 4 क्वेश्चंस मिले फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट, राइट? आपने क्या किया? वापस से उन 4 क्वेश्चंस में से आपके 2 क्वेश्चन सही हुए हैं, लेकिन ये बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर सही चल रहा है. तो आप प्लीज चेक करें कि वापस और दो क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. और ये जरूरी क्या है? इसका मतलब योर एफिशिएंसी कैन लाइक इजीली वर्क आउट ओवर देयर, राइट? तो ये काम हम करें. सेम वे में आपके पास केम के टॉपिक हैं बेटा, केम के टॉपिक हैं तो आप देखिए वहां पे कि आप कौन कौन से चैप्टर्स के साथ ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं. उन चैप्टर्स को आपको सीधा का सीधा सामने लेके आ जाना है. फाइन, यू कैन इजिली गो फॉर इट, राइट? तो आप वहां से उन चैप्टर्स को थोरोली एक बार रिवाइज ऑफ करेंगे डे इटसेल्फ. से फॉर एग्जाम्पल 2 to 5 PM यू आर डन विद योर टेस्ट, तो 2 to 5 PM अगर टेस्ट दे दिया, हाफ एन आवर अपने आप को रिलैक्सेशन में छोड़ दो एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर और 40 मिनट्स में आप अपने एनालिसिस कर लो. एनालिसिस कर लिया, उससे डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि मैंने क्या सिखलाया? नेगेटिव तो हम देख ही नहीं रहे. हम नेगेटिव देख ही नहीं रहे कि हमारे कौन कौन से अब वीक चैप्टर्स रह गए. हम तो स्ट्रांग पे काम कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है स्ट्रांग चैप्टर्स काफी सारे हमारे पास आ जाएंगे. ये देखना ऐसे हमें हर एज अ स्टूडेंट ना हर किसी को लगता है मेरी अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है, लेकिन जब उसको फाइंड आउट करने जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, यू कैन डू इट. और जब ये टर्म आ जाए तुम्हारे माइंड में, इसका मतलब डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग टू डू इट, यू गाइज आर गोइंग टू रॉक, राइट? तो इसका मतलब बेटा आप क्या करोगे? वो हाफ एन आवर अपने आप को रिलैक्स करने के बाद फिर उस टेस्ट की एनालिसिस कर लिया हुआ है, और टेस्ट की एनालिसिस करने के बाद जो आपका स्ट्रांग चैप्टर है
बैठ जाओ बाय 7 और 8 ओ क्लॉक इवनिंग में बैठ जाओ और यही 12:30 तक आप बैठ के या 12 ओ क्लॉक तक बैठ के कंप्लीटली रिवाइज करो, वापस एंड वापस एंड वापस एंड वापस। यू नो ना, जितनी बार इन चीजों को अभी करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैंने पहले ही बोला, कुछ नया वया हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने स्ट्रेंथ पे ही वर्क कर रहे हैं। सेम वे यू बेटर नो ना, नीट के अंदर जो हमारा गेम चेंजर होता है वो कह सकते हो बायोलॉजी, क्योंकि 90 क्वेश्चंस और सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। बायोलॉजी तो सबकी ही लगभग अच्छी होगी, तो यहाँ तो बेटा हमारे पास ना डिफरेंस क्रिएट करने की बात नहीं होती है, बस लग जाओ, वो वाला सिचुएशन है, राइट। सो ट्राई टू एकोमोडेट कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव और आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक तैयार हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एट दिस स्टेज, राइट। ये तो हो गया, आपने अपने टेस्ट की एनालिसिस करी और उस अकॉर्डिंगली आप अपना रिविजन प्लान सेट कर गए। और ये डेली अगर हम लोगों ने 2 to 5 PM टेस्ट दिया, हाफ एन आवर उसकी एनालिसिस की, और जो एनालिसिस कर रहे हो और टेस्ट दे रहे हो उसके बीच हाफ एन आवर का ब्रेक रख लेना है। एंड देन ऑन, जब एनालिसिस कर लिया अगेन ऑन 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो और उसके बाद आप बैठ जाओ सीधा, जो भी स्ट्रेंथ लगा है उन चीज़ों को वापस से रिवाइज करने में। स्ट्रेंथ तो बेटा स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट। और फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं तो आज अगर वही स्ट्रांग पॉइंट वापस रिवाइज किया, कल जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ वहां पे पॉजिटिव दिखेगा, जब अगेन ऑन नेक्स्ट डे यू विल बी गिविंग द फुल सिलेबस टेस्ट। मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छा वाला गुरु ज्ञान था ये, और होपफुली आप लोगों को बहुत फायदा करेगा जब ये लास्ट मोमेंट में आप लोगों ने इस तरह से स्ट्रैटेजी बना लिया तो, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट गाइस। ये तो हो गई बात बेटा। अब जरूरी है क्या कि हमारे लिए जानना कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं जिन पे तो हमें लास्ट मोमेंट मतलब ध्यान दे ही देना है, उन्हें नहीं छोड़ सकते। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर फिजिक्स की बात करते हैं, राइट, मैं पहले आपको ये समझा दूं कि फिजिक्स में बेसिकली बच्चे बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैट बहुत अच्छा है, करंट बहुत अच्छा है, राइट। फिर वो बोलते हैं मैग्नेटिज्म तक आके डायरेक्शन एंड ऑल क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं, बिकॉज 3D अप्रोच में हमें जाना होता है। सो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने एक बात बोला था, एग्जाम इज ऑल अबाउट चेकिंग योर फंडामेंटल्स। तो आपने अब क्या करना है, फंडामेंटल्स पे जब काम करने की बात है बेटा, क्लास 11th के बेसिक स्टफ जरूर आपको पता होना चाहिए, उसे हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट चैप्टर्स हियर, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक स्टफ्स। जैसे मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में आप ना एक काम करो, एक नोटबुक भी सामने ले लो, राइट, और नोटबुक भी सामने ले लो, बहुत जरूरी है आपके लिए, और उस पर आप जरूर मेंशन कीजिए कि ऐसे स्टफ्स को हमें करना ही है, राइट। आई एम वेटिंग। क्या बात है, सारे बच्चे नोटबुक लेके भी आ गए हैं, वेरी गुड। सो बेटा आपको वहां पे पहला पॉइंट मेंशन करना है। फिजिक्स के अंदर हमें सबसे पहले कुछ देखना है, तो हमारे बेसिक स्टफ्स, जैसे आपने देखा हो मैथमेटिकल टूल्स, सारे टूल्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। आपको पता है मैकेनिक्स, द चैप्टर मैकेनिक्स कंप्लीटली जो आपका यूनिट है मैकेनिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आपको रिवीजन फॉर्मेट में रखना ही पड़ेगा कि आपने अच्छे से करा हुआ है, बेसिक है। क्योंकि अगर किसी को मैकेनिक्स नहीं पता तो आगे हम कैसे बात कर सकते हैं कि उसे नेक्स्ट ऑन चीजें समझ में आने वाली है, वेरी डिफरेंट ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा बेसिक स्टेप्स पे वर्क करना। जैसे ऑप्टिक्स वगैरह जैसे चैप्टर्स हैं, बहुत टाइम बच्चे, देखो बेटा आप लोग ना हमेशा करोगे क्या, सिली मिस्टेक्स, क्योंकि पढ़ा सबने है, राइट। आई एम टेलिंग अबाउट जो लोग भी अपने पैशन के साथ गए होंगे तैयारी करने, उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया होगा। लेकिन कहाँ हम रुक रहे होंगे बेटा, हमारा प्रॉब्लम होगा कि हम किसी तरह से इस पॉइंट को पार कर जाएं। दैट इज ऑल अबाउट कि हमने चैप्टर्स कौन से करे हैं, और वो चैप्टर्स जैसे साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन किस में काम आएगा, ऑप्टिक्स में। अब साइन कन्वेंशन में बच्चे गलती करते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज विद योर अप्रोच कि आपके ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स ना हो जाए वहां पे। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब है डे टाइम वाला जो इनिशियल आवर होता है, हो सकता है वो आपको मॉर्निंग टाइम आप रख सकते हो कि जब मैंने आपको बोला 6:30 को आप जग जाओगे, या फिर 7 o'clock। इनिशियली तो आपको 7 हो ही जाएगा, क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं है, रूटीन बदल जाता है किसी का, एंड नीदर आई कैन से कि मतलब ऐसा होना चाहिए। तो आप देखिए बेटा, आपको उस अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करना है, और आपने अपने आप को तैयार भी कर लिया मान लीजिए, तो आपका काम क्या रहेगा, उन चैप्टर्स के ऊपर जो बेसिक मतलब आपके पास टूल्स आते हैं उनको आप यहाँ पे यूज अप करोगे, और उनको जितने ज्यादा टाइम हो सकता है ब्रश अप करोगे। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं बेटा, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स को थोड़ा सा कमांड में ले लेना चाहिए। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबसे पहले आपको कमर कस लेनी चाहिए। जीओसी, जीओसी आपको पता है, वहां अगर हमें वो पता चल गया, जीओसी पार्ट 1 2, बेसिकली वी डील, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग बोलते हैं जीओसी पार्ट 1 एंड 2, राइट, जो इनिशियल्स हैं, एंड देन ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑल वी लाइक इंक्लूडेड इन पार्ट 2। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने ऐसे पढ़ा हो जीओसी, तो जीओसी कंप्लीटली आपका बिल्कुल टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। जीओसी के बाद आपका काम होगा बेटा कि सारे नेम रिएक्शंस आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, अलॉन्ग विद द रिएजेंट्स एंड ऑल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर टाइम वहां से आपको परमिट कर रहा है और चाहते हो कि कोई छोटी सी भी चूक ना रह जाए, तो छोटा काम कर लेना, क्या, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर को मत छोड़ना, उसको तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉइंट, राइट। जब हम आ जाते हैं बेटा इनऑर्गेनिक पॉइंट पे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, आप सीधा बच्चे बैठ जाते हैं एस ब्लॉक, दीज आर द प्रॉपर्टीज, डोंट ट्राई टू मग इट अप ओनली, राइट। अभी भी टाइम है, पीरियोडिक टेबल सामने रख के उसको सोचना शुरू करो। तुम पीरियोडिक टेबल सामने रख के सोचोगे तो बहुत मजे में तुम्हें समझ आएगा, और क्वेश्चंस भी तुम्हारे जनरेट होने लग जाएंगे जितने तुमने रिवाइज किए हैं, और उस अकॉर्डिंगली अपने सामने रखे, राइट। उसमें भी ध्यान रखिए बेटा, जो डी ब्लॉक वाले हैं उनको आपको बेसिकली फोकस करके चलना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस के ज्यादा नंबर होते हैं कंपैरेटिवली। दो आई विल से कि एग्जाम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें ज्यादा फोकस करने को बोला जाए तो डी ब्लॉक एंड देन पी ब्लॉक की तरफ हम आते हैं, राइट। ये मैं बस एक चैप्टर्स का पॉइंट बता रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि यही मैंने 2 चैप्टर बता दिए, 3 चैप्टर बता दिए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम सेइंग कि यहाँ से शुरुआत करो, जो आपका मॉर्निंग टाइम होता है उस रिविजन में आप क्या करने वाले हो, तो वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन कम्स फिजिकल केमिस्ट्री। पीसीबी के स्टूडेंट जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो चैप्टर्स हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर इज अगेन ऑन योर सोल्यूशन अकम्पनीड विद मोल कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर आप कर सकते हैं। ये 3 आपके फिजिकल के चैप्टर ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेते हैं, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। गाइज ये तीनों से अगर टाइम मिल जाता है आपको, फिर थर्मो करना ना भूलना। थर्मो फिजिक्स में भी है, केम में भी है, थोड़ा अप्रोच में देख लेना बेटा, लेकिन यहाँ ध्यान रखें आपको थर्मो चैप्टर भी कवर कर लेना है। केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत अच्छे से हो सकता है हमारे से, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं पता होगा तो वी कैन नॉट एंटर आउट इनटू ऑल दो सेट ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन। इनऑर्गेनिक की तरफ जाने में ही डर लगेगा, राइट। तो आपके सामने कुछ 4 और 5 चैप्टर्स को तो बिल्कुल हमें कवर कर लेना, और ये बहुत जरूरी रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? आप सोच रहे होगे, मस्ट बी वंडरिंग, मैम केम में तो इतना कुछ बता दिया, व्हाई नॉट इन फिजिक्स? बेटा क्योंकि फिजिक्स जो है इंटायरली इंटर रिलेटेड है, इसीलिए मैंने बोला कि कंप्लीटली आपका काम रहेगा वहां पे कि आपने क्या किया है, बेसिक स्टफ्स को कवर कर लिया है। लास्ट मोमेंट में मैं आपको बताऊंगी समथिंग अबाउट लाइक फॉर्मूला शीट एंड ऑल, लेकिन आपका पहला काम होगा बेसिक स्टफ्स को पहले कवर करते रहना। Are you getting my point? So we are done with physics chemistry for a while, और इस अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें तो बहुत सही रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। देन ऑन कम्स बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको पता है बॉटनी जू। अब आपका काम रहेगा कि अब बॉटनी जू ना करके अभी मैं डायरेक्टली आपको बायोलॉजी ही थोड़ा बता दूं, स्ट्रैटेजीफाई कर दूं। सो वहां आपकी स्ट्रैटेजी होगी बेटा डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी। डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजी, ये तीनों पार्ट को आपको सबसे पहले माइंड पे लेके चलना है। देन ऑन यू गेट टाइम, तो उस अकॉर्डिंगली आप उसको रिवाइज ऑफ करते रहें, लेकिन इनको तो बिल्कुल टिप ऑफ टंग पे। डाइवर्सिटी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स प्लांट एनिमल दोनों, डाइवर्सिटी मीन्स प्लांट एनिमल दोनों, राइट। और वहीं आ जाते हैं जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स बोलने का मतलब है एप्लीकेशन बायोटेक तक। Are you getting my point? ये कवर हो जाए बेटा, then on enter into cytology type of chapters and then enter into ecology type of chapters. Are you getting my point? ये पूरा पार्ट हमें कवर अप कर लेना है इस तरह से। तो आप सोच रहे होगे मैम ये तो सारा कुछ ही कवर करना है। बेटा करना तो सारा कुछ ही है, बट आई टोल्ड यू द स्ट्रैटेजी एक्चुअली कैसे आप अपने आप को तैयार करें। तो आपने कुछ चीजें मेरी समझी, कुछ चीजें आपको समझ में आई भी है यहाँ पे, राइट, रिलेटेड टू अकेडमिक्स। अब आपका छोटा काम क्या होगा? फिजिक्स में पहला काम फॉर्मूला शीट तैयार करके रखना। मोस्टली बच्चे तैयार कर ही लेते हैं, फिर भी मैं बोलूंगी फॉर्मूला शीट तैयार करके रखना और बेसिक स्टफ्स को रिवाइज कर लेना, राइट। देन केमिस्ट्री कम्स, और केमिस्ट्री के अंदर आपका काम होगा फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन और टर्म कंडीशन, फॉर्मूला शीट। इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियोडिक टेबल सामने रख के रिविजन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी अच्छे से अगर आ गया। अगर बताओ मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म एक बच्चे को आएगा, क्यों नहीं हम बाकी रिएक्शंस को कर सकते, थोड़ा ट्राई आउट तो कर ही लेंगे,
तो आपके काम में आप देखें कि ये जीओसी के साथ अगर आपको टाइम परमिट कर रहा है तो वहां पे आप रोड मैप करें, रोड मैप के क्वेश्चंस करें वहां पे, और मेनली आपके साथ रहना चाहिए नेम रिएक्शन। ये इतनी चीजें आपके लास्ट स्टफ में होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, राइट, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के लिए ही, लेकिन वहां पे होना चाहिए विद टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। आ जाते हैं केमिस्ट्री में। मैंने क्या बोला बेटा, केमिस्ट्री के पार्ट में आपको इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियोडिक टेबल सामने रख के वी हैव टू अंडरगो थ्रू इट, राइट। एंड देन ऑन ऑर्गेनिक के अंदर वी हैव जीओसी प्लस आपके पास नेम रिएक्शन। उस बेसिस पे जितने ज्यादा हो सके रोड मैप टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट। डन विद 90 क्वेश्चन। लेट अस एंटर इनटू अनदर 90। उसके लिए अप्रोच क्या मैंने बताया आपको, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी एंड फिजियोलॉजी। ये 3 करने के बाद मतलब हम बायोलॉजी में तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, कहीं कुछ साइड आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कैसे बताया था, बायोलॉजी स्टूडेंट का बायोलॉजी तो अच्छा होगा ही, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहे होंगे मोस्ट राइट। बाकी चीजें भी कर रहे होंगे, लेकिन ये पार्ट वो ज्यादातर ध्यान दे रहे होंगे, चाहे वो मार्क्स हो चाहे वो इंटरेस्ट लेवल हो। तो इसमें आपको भी इस चीज पे फोकस रखना है। Are you getting my point? So ये तो था बेटा academic part. These days students they are feeling very much like मैम बोर्ड हो गए, डिप्रेस हो गए, बहुत टेंशन हो रही है, घर में सिबलिंग्स हैं, घर में मम्मी पापा भी हैं, सब लोग होते हैं, दिस टाइम लाइक रिलेटिव्स दे आर गोइंग टू आस्क कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो एंड ऑल। गाइस थोड़ा सा अपने आप को अभी स्पेस दो। जो भी आपको लगे कि नेगेटिव साइड आपके सामने आ रहा है, थोड़ा उससे साइड रखो। चाहे वो नेगेटिव न्यूज हो जो टीवी पे हम वॉच करते रहते हैं, मोस्टली यू कैन से नेगेटिव न्यूज से आपको दूर रहना है। दूसरा काम करना है क्या, नेगेटिव पीपल से भी थोड़ा सा साइड रहना है। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमारे घर के लोग कोई बुरे होते हैं, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। गाइस डोंट टेक मी अदरवाइज। सो एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे लिए अभी वो नेगेटिव हमारा माइंड कर सकता है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, कुछ मोटिवेशनल चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम दे दो अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करो। थोड़ा होता है ना पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, या आपको लगता है कि कोई ऐसा है आपके नॉलेज में जिनसे आप बात करके थोड़ा नॉर्मल हो सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं, तो आप अपना मोटिवेशन वैसे बनाने की कोशिश करें, राइट गाइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर हेल्थ इज वेल्थ। तो अपना टाइम टेबल तो आप सुधार कर ही रहे हो, क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस कर लिया, यस मैम वी आर गोइंग टू डू इट। तो अब हमारा काम होगा बेटा कि हम अपने डाइट वगैरह को लेके थोड़ा सा नॉर्मल रहें, डाइट वगैरह भी बिल्कुल सही हम डाइट लिया करें, हो सके टाइम अगर परमिट करें 10 मिनट्स मॉर्निंग जब उठते हो, उठते के साथ अगर आप जगते के साथ ये काम कर लें कि 10 मिनट्स कुछ योगा का कोई भी एक आसन वासन टाइप कर लें, बहुत सही रहेगा। या सिंपली जस्ट स्टार्ट एंड चैंटिंग ओम टाइप ऑफ, इस तरह से कुछ अगर हम कर लेते हैं बहुत सही रहेगा बेटा। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, बिल्कुल वर्कआउट के लिए रेडी रहेगा। सो बेटा अब सीधी सी बात है, हमारे को टेंशन नहीं लेना है। वी हैव टू प्लान आवर स्ट्रैटेजी नाउ। जो बताया गया है उस अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, हमसे कोई भी चीज़ को लेके किसी भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है, इधर अकेडमिक इधर मोटिवेशनल पार्ट, एनीवेयर इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, गाइज गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर विल बी शेयर्ड इन द इनबॉक्स हियर, राइट बेटा। सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर डे, और बिल्कुल मजे में रहना। नीट आपका है, हो गया तो भी आपका है, नहीं अगर कुछ ऐसा होता है बेटा तो भी God has different plan for you, so हमेशा खुश रहो, राइट। इसलिए हमेशा सोचो कि तुम्हारे आसपास सारे लोग हैं, कोई नेगेटिव थॉट अपने पास नहीं आने देना है, राइट गाइस। सो चलो, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।